हेलो एवरीवन, दरोगा की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो चलिए टिक करिए, फिर देखते हैं हम लोग क्या है इसका उत्तर। मूल अधिकारों का संरक्षक संविधान में लिखा हुआ है कि कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए इसको देखते हैं। ये रहा आपका संविधान, अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी में को भी, प्रदत्त मतलब दिए हुए, इस भाग में दिए हुए जो भी अधिकार हैं उनमें से किसी को भी अगर लागू करवाना है, प्रवर्तित मतलब लागू करवाने के लिए सबसे आगे कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। और वो कैसे लागू करवाएगा? 5 प्रकार की रिटें निकाल कर। ये रिटें क्या है आगे अभी क्वेश्चन में आएगा, तो हम लोग देखेंगे 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं। इन 5 प्रकार की रिटों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आम नागरिक के या किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 32 में। ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। उम्मीद है जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उन्होंने ये वाली बिल्डिंग तो कई बार देखी ही होगी। अक्सर न्यूज़ में हर 2-4 दिन में बिल्डिंग दिखाई देती है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के झंडे का अनावरण हुआ है, नया लोगो बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि झंडे का कलर नीला है और प्रतीक चिन्ह जो है उस पर जो लोगो है वो है यतो धर्मस ततो जया, और ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी पिछले साल का डेवलपमेंट है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। ये देखिए, ये आपका नीला बैकग्राउंड है और ये आपका यतो धर्मस ततो जया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अभी अभी आपने देखा होगा कि जो लेडी ऑफ जस्टिस हैं, पहले ऐसी कुछ हुआ करती थी, लोग मजाक में कहते थे कानून अंधा है, इनके आँख में पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तलवार है। तो इसमें क्या किया गया, ये अगर स्टैचू आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक आपको देख के समझ में आएगा कि कुछ कुछ ऐसा स्टैचू है जो यूरोप में बनाए जाते हैं। और इस स्टैचू को आप देखिए, इस स्टैचू को देख के आपको समझ में आएगा कि ये इंडिया में बनी, मतलब कोई इंडियन लेडी है। सर पे अगर आप देखेंगे तो मुकुट बना हुआ है, हाथ में तराजू है, बाएं हाथ में सिम है, दाएं हाथ में संविधान की पुस्तक है और आंखों में पट्टी नहीं लगी हुई है। तो आपको याद रखना है कि आंखों में पट्टी नहीं है और हाथ में तलवार की जगह में संविधान की पुस्तक है। अगर आप में से किसी को याद है कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है तो जरा कमेंट के माध्यम से बताइए, जरा हम देखें। बिना कहीं सर्च किए हुए आपको बताना है, देख के बताने का तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर किसी को याद है तो वो बताए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य कौन? राज्य मतलब भारत सरकार। धर्म, जाति आदि, इसमें 5 चीजें हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ? किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो अगला आप इस पे ऑप्शन आपका है, यह किस अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 किस अधिकार में आता है? आप पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है। उन 6 भागों में से किस भाग में अनुच्छेद 15 आता है? मोटा मोटा आपसे ये पूछा जा रहा है। समानता का अधिकार हम लोगों ने देखा था 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक। तो इनमें से समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? 14, 15, 16 और 17। तो 15 कहाँ जाएगा? समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। उम्मीद है सब लोगों ने सही टिक किया होगा। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो बयां करते हैं असमानता को। आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ये किसी विद्यालय का सीन है हिमाचल प्रदेश के। उसमें ये कुछ बच्चे हैं जो एक तरफ बैठ के भोजन कर रहे हैं और एक ये बच्चा है जो दूसरी तरफ सबसे अलग बैठ के खा रहा है, जो भी उसके पास है। तो ये क्या है? समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसके साथ क्या किया जा रहा है? जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जिस भी जाति का है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन शब्द आता है अछूत जातियाँ, तो हो सकता है उनमें से किसी जाति का ये बच्चा हो जो अलग बैठ के खा रहा है, बाकी सारे बच्चे अलग खा रहे हैं। तो यही कहा गया है कि राज्य
राज्य के साथ साथ नागरिक भी हम लोग देखेंगे। 15(1) में राज्य की बात करता है और 15(2) में नागरिकों के लिए बात कही गई है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीज़ों के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। एक ये देखिए, ये भी फोटो कुछ वही बता रही है। ये कुछ महिलाएं इस बालिका के साथ भेदभाव कर रही हैं, मतलब उसको ऐसे देखा जा रहा है जैसे कोई अछूत जात का हो या समाज से निकाला हुआ बहिष्कृत कोई व्यक्ति हो। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है संविधान में। तो लिखा हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। तो अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार की भेदभावों को मना किया गया है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य, यानी कि भारत सरकार नहीं करेगी। ये क्या है? 15 का 1, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 1। अब 15 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का 2, कोई नागरिक, अभी तक बात थी एक तरफ था स्टेट और दूसरी तरफ था नागरिक यानी कि सिटीजन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी अच्छे से याद होगा कि वो 5 से कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। इस पे ये टर्म आया है नागरिक, इस पे व्यक्ति नहीं लिखा। इसका मतलब ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 15(2) क्या कहता है कि कोई भी एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक से, कोई एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक से भी भेदभाव नहीं करेगा। और किन बेसिस पे नहीं करेगा? पहला धर्म, दूसरा मूलवंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग और 5वां जन्म स्थान। आपको याद रखना 5 प्रकार की बातें कही गई हैं अनुच्छेद 15 में। 15(1) राज्य नहीं करेगा, अनुच्छेद 15(2) एक नागरिक दूसरे नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा इन 5 आधारों पर। और एक नागरिक दूसरे नागरिक से कहाँ नहीं करेगा? दुकानों पर, सार्वजनिक भोजनालयों पर, होटलों पर, सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्रों पर, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम। अब देखिए भेदभाव हो रहा है कि नहीं? सार्वजनिक स्थल, स्कूल सरकारी जगह है। सार्वजनिक और सरकारी समानार्थी शब्द हैं, आप पर्यायवाची बोल सकते हैं, लमसम। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग बिठाया जा रहा है, ये भेदभाव है, सार्वजनिक स्थल पर है। तो एक नागरिक दूसरे नागरिक से भेदभाव कर रहा है, किस आधार पर? जाति के आधार पर। तो ये नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? संविधान। समझ करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए अवसर की समानता, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार या ऑप्शन डी वोट का अधिकार। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इस बार क्या किया है कि जिस भी एक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया और जिस ईयर पूछा गया वो भी लिख दिया है। तो ये आपका एसएससी सीपीएसआई का क्वेश्चन है 2018 का। तो आपको इससे ये भरोसा रहेगा कि जो आप क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और 100% ये चांस है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ जाए। या आप लोग कहीं और टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे ऑनलाइन तो आपको या ऑफलाइन, तो आपको दिखता होगा कि क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसका मतलब क्वेश्चन जब भी आएगा सेम ऐसा ही आएगा। तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। उम्मीद है आप सबने टिक कर लिया होगा। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार मतलब सरकारी। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सरकारी। सरकारी नौकरी में क्या होनी चाहिए? अवसर की समानता होनी चाहिए या संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार या वोट का अधिकार। ये तो देख के ही समझ में आता है कि होना क्या चाहिए। अवसर की समानता मतलब एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं। तो अगर 5 ने सेम जगह सेम वही क्वालिफिकेशन रखी है जो किसी एग्ज़ाम के फॉर्म को डालने में होनी चाहिए, तो 5 के 5 व्यक्ति डाल सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम है, अब आपके एग्ज़ाम के लिए मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और इंसान ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है और 21 वर्ष की आयु रखता है तो वो फॉर्म डाल सकता है। ये हो गई आपकी अवसर की समानता। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है और ग्रेजुएट है फिर उसको फॉर्म डालने को नहीं मिलता, ये दिक्कत की बात है, ये अवसर की असमानता हो जाएगी। पर अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है और ग्रेजुएट है और वो कहे कि हम फॉर्म क्यों नहीं डाल सकते, तो क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। आपको क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा तभी आप किसी सार्वजनिक रोजगार पर चयनित किए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्वालिफिकेशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। चलिए देखते हैं
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब क्या बोला जा रहा है, राज्य के अधीन। मतलब अगर भारत सरकार कोई वैकेंसी निकालेगी तो उसमें जो जो क्वालिफिकेशंस हैं, आप उन जो व्यक्ति उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेगा वो फॉर्म डाल सकता है। पर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दी और मैंने टीचर्स की वैकेंसी निकाली कि मुझे जीएस के लिए 5 टीचर चाहिए, रीजनिंग के लिए 2 टीचर चाहिए, मैथ्स के लिए 2 टीचर चाहिए, हिंदी के लिए 2 टीचर चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि मैं जिन लोगों को चाहूँगा उनको अपने इंस्टीट्यूट पे नौकरी दूंगा। इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि नहीं मेरे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो गया और इन्होंने मुझे नौकरी पे नहीं रखा, जबकि मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ और वो दूसरा व्यक्ति कम क्वालिफाइड है लेकिन उसको नौकरी में रख लिया गया। क्योंकि राज्य के अधीन जो नौकरियाँ होंगी केवल उनको अगर गलत तरीके से फुलफिल किया जा रहा है तो आप अनुच्छेद 16 को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई व्यक्ति निकाल रहा है, वो प्राइवेट संस्था निकाल रही है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या दिमाग में रखनी है कि अनुच्छेद 16 के तहत 7 बातें बताई गई हैं, 7 रेफरेंस पॉइंट दिए गए हैं जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, वही RRC, रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ 2 और, उद्भव और निवास स्थान। अगर आप लोगों ने कभी फॉर्म फिल किया होगा तो उस पर आता है भूटान के नागरिक डाल सकते हैं, नेपाल के नागरिक डाल सकते हैं। आप देखते हैं कि जब आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम फॉर्म डालते हैं तो उस पर आपका निवास डोमिसाइल मांगी जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे आप UPSI का भी फॉर्म आया तो UPSI का फॉर्म डालने के लिए जो क्राइटेरिया है वो अदर स्टेट का 10% रहता है कि 90% तो यूपी के ही लोग होंगे और 10% बाकी भारत के जितने राज्य हैं, बाकी बच्चे 27 राज्यों में से और 8 UTs में से होंगे। अब यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि हम इतने लोग 10% सीटों पे ही क्यों होंगे, क्योंकि निवास एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। राज्य में काम करने के लिए राज्य के लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी बजाय किसी तमिलनाडु के व्यक्ति के। वो ज़्यादा यूपी के बारे में जानेगा कि यूपी वाला यूपी के बारे में ज़्यादा जानेगा, तो यूपी वाला। तो जब लोकल स्तर पर बात आती है तो प्रेफरेंस लोकल लोगों को ज़्यादा मिलती है, और जब नेशनल लेवल पर बात आती है तो सबके लिए वो होता है। आप देखते हैं कि अगर स्टेट का कोई एग्ज़ाम है तो उस पर भेदभाव होता है, और किस बेसिस पे होता है, रेजिडेंस के बेस पे, डोमिसाइल के बेस पे होता है कि आप निवास कहाँ कर रहे हैं। तो राज्य ये कर सकता है क्योंकि संविधान पे ही लिखा हुआ है। चलिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। बेसिकली 16 आरक्षण भी देता है ओबीसी को, 16(4) ओबीसी का आरक्षण, 16(5) SC ST का आरक्षण, SC एंड ST का आरक्षण, और 16(6) EWS का आरक्षण 10%, ओबीसी का 27%, SC का 16%, ST का 7.5%। ये सारे आपकी रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में होती है, तो अनुच्छेद 16 में, आपको याद रखना है। प्रमोशन में रिजर्वेशन 16(4) का खा, प्रमोशन में रिजर्वेशन की चर्चा भी संविधान में है। या कोई सीट है SC SC के बच्चों के लिए आई, मान लीजिए 100 सीटें आई जो SC ST के लिए हैं, उनमें से 80 ही फुलफिल हुई, 20 सीटें खाली चली गई, तो क्या कहा गया है कि आगे जब भी UPSI की वैकेंसी आएगी तो ये मान लीजिए अगले साल आई 60 वैकेंसी, तो 60 + 20 ये टोटल कितनी हो जाएंगे, 80। तो ऐसा नहीं कि इन 20 सीटों में किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जाएगा, ये 20 सीटें खाली रहेंगी और आगे जब वैकेंसी आएगी तो कुल मिलाकर जोड़कर टोटल वैकेंसी दिखाई जाएंगी। ये चर्चा होती है यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये बहुत ही अच्छी इमेज है। अब आप देखिए कि सरकार क्या कहती है कि हमारे यहाँ अवसर की समानता है, पर क्या घर में अवसर की समानता है? मान लीजिए, ईमानदारी से सोचिए, आप लोग 2 भाई बहन हैं और आप किस्मत से लड़का हैं, अपने घर में बॉय हैं, और आपकी एक बहन है, और पढ़ाई में कुछ ऐसा है कॉम्बिनेशन कि आपकी बहन आपसे पढ़ने में तेज़ है, पर आपके माता पिता केवल एक बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो ईमानदारी से आप लोग बताइए, कितना चांस है कि बहन ज़्यादा होशियार होगी फिर भी उसको अच्छे स्कूल में भेजा जाएगा बजाय कि आपको भेजा जाएगा? या मान लीजिए घर से बाहर शहर पढ़ने जाना है, माता पिता दोनों में से एक को अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि शहर में खर्चा होता है बाहर रह कर पढ़ने का। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ माता पिता ये कहेंगे कि नहीं बेटा तुम रुको, लड़की को बाहर पढ़ने जाने दो। ईमानदारी से आप लोग सोचिए, किसी को बताना नहीं है पर अपने मन में सोचिए कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में ऐसा होगा। पर फिर भी देखिए आंकड़ा, आप देखिए, ये आपका सिविल सेवा का रिजल्ट है पिछले 24 सालों का, 2001 से लेके 2024 तक का, पिछले 24 सालों में आप अगर देखेंगे तो ये हो गए आपके 5 और ये हो गए आपके
7। 24 सालों में 12 साल लड़कियों ने टॉप किया है, बजाय इसके कि उनके पास अवसर कम है, बजाय इसके कि उनके पास संसाधन कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? हम आपसे फिर बोल रहे हैं कि आपको संविधान के सारे भाग रटे होने चाहिए, भाग से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखिए CPO साइन पूछा हुआ 2022 में। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 का ए। आप सबको पता ही है कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं, ये आपके संविधान के भाग, इनको आप रट ही डालिए तो बेहतर होगा। कुछ कुछ ऐसे भाग हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। अच्छा, कोई चीज़ जब बाद में जोड़ी गई है तो उस पर आप देखेंगे, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो उस पर मिलेगा का, खा, या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मिलेगा ए, बी, डबल ए, ए बी, इस तरीके के मिलेंगे। इसका क्या मतलब है कि ये संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। अब देखिए आप, मौलिक कर्तव्य 51 का ए, इसका क्या मतलब है कि संविधान में बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। वैसे आप देखेंगे भाग 9 बाद में जोड़ा गया, भाग 9 का ए बाद में जोड़ा गया, 72वां 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ये आपके सारे भाग दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, एक बार गो थ्रू हो जाना है, इनसे याद कर लेना है इनको। या तो आप इस फोटो को निकाल के सामने अपने चिपका लीजिए स्टडी टेबल के, और रोज़ सुबह एक बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। आपको याद करना है कि संविधान के किस भाग में क्या है, प्लस उस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भाग 5 में क्या है और भाग 5 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, ये भी आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ऑप्शन ए ये बात सत्य है, ऑप्शन बी ये बात असत्य है, ऑप्शन सी हाँ थोड़ी थोड़ी ठीक है, ना पूरी सही है ना पूरी गलत है, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है क्या उत्तर होगा। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बिल्कुल सही बात है, तो ये सत्य है। चलिए देखते हैं। अब ऐसा है क्यों? संविधान के अनुच्छेद 21 में लिख दिया गया है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अदरवाइज उसकी लाइफ नहीं छीनी जाएगी। ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, जो भी प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर उसने कोई गलती की है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसीजर होगा। अगर वो प्रोसीजर है तो उसको फॉलो करते हुए उसको दंड दिया जाएगा। मनमाने तरीके से किसी को नहीं लटका दिया जाएगा फांसी में, जैसा कि पहले होता था। देख सकते हैं कि राजा साहब का मूड बना कि नहीं, ये बात आदमी ना ठीक नहीं लग रहा है, आदमी इसको फांसी में लटका दो। आपने उम्मीद है कहानी तो पढ़ी होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि सरकार पावरफुल होती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका इसका उत्तर। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को, अब इसमें नागरिक की बात नहीं है कि विदेशी नागरिक आएगा तो उसको फांसी में थोड़ी लटका देंगे। तो व्यक्ति मतलब चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, उसके प्राण एवं उसकी शरीर की स्वतंत्रता से केवल तभी छीना जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे कसाब भारतीय नागरिक नहीं था, पाकिस्तानी नागरिक था, पर उसको भारत में मृत्युदंड दिया गया, उसके प्राण छीन लिए गए। पर कैसे छीने गए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसने कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए भारत में दंड का प्रावधान है, तो उसको दंड दिया गया प्रोसेस को फॉलो करके। ऐसे नहीं मनमाने तरीके से लटका दिया गया, उसको जेल में रखा गया, उसके खिलाफ याचिकाएं दायर हुई, सुनवाई हुई, फिर कोर्ट ने फैसला दिया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, कानून की जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके फिर उसकी लाइफ को छीना गया। तो आपको याद रखना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। ये एक बहुत फेमस केस है, 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें कई सारी चीज़ों को बताया गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए देश के अंदर। अगर ये नहीं है तो इंसान के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। जैसे विदेश जाने का अधिकार, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1970s में। उनको विदेश जाने से रोका गया था, उन्होंने केस दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर वो विदेश जाना चाहता है तो उसको आप जाने से रोक नहीं सकते, विदेश जाने से आप उसको रोक नहीं सकते। ये उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। निजता का अधिकार, ये आपका के.एस. पुट्टास्वामी केस 2014। आपके हाथों के जो उंगलियों के निशान हैं वो कोई ले ले, आपकी आँखों की जो आइरिस है उसका कोई निशानदेही करे, तो ये सब चीज़ें इंसान की जो दैहिक स्वतंत्रता है, शारीरिक स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ है। तो इंसान के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा अनुच्छेद 21 में की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वादा है। अगर नहीं, ऐसा संविधान का वादा है।
अगर नहीं किया गया तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने प्रॉमिस किया कि आपसे जो हम डेटा ले रहे हैं आपका, वो पूरी तरीके से गुप्त एवं सुरक्षित रहेगा। हाथ में हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। पहले ऐसा होता था, आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उसके हाथ बांध के ले जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी आपके पास अधिकार। हो सकता है आपने किसी चौराहे पे पुलिस वाले को ऐसा करते हुए देखा हो, पर नागरिक, हमारी जनता इतनी भी समझदार नहीं, उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं कि हमें हथकड़ी बांध कर नहीं ले जा सकते, तो कुछ बोलते ही नहीं। मृत्यु, हिरासत में अगर किसी की मृत्यु हो रही तो उसके विरुद्ध अधिकार है। डॉक्टरों की सहायता पाने का अधिकार है। सबके सामने फांसी नहीं लटकाई जा सकती, जैसे आपने देखा हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सबको किस तरीके से फांसी दी जाती थी। किसी को तोप के सामने उड़ा दिया गया, किसी को 50-50 लोगों को एक ही पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। तो इस तरीके से किसी को मृत्युदंड देना यह भी गलत है। अगर किसी को फांसी होगी, कसाब को फांसी हुई, तो गुप्त रूप से जेल के अंदर ही हुई, कुछ लोगों की मौजूदगी में। ये सब इंसान के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि स्वच्छ हवा में सांस लेना भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अभी आपने देखा होगा, बहुत फेमस केस हुआ था हादिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें एक महिला ने किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करके अपना नाम हादिया कर लिया, तो केस उसके माता पिता ने दायर किया, तो बड़ा फेमस केस था। खैर अभी अपने पास इतना समय नहीं है क्योंकि हम लोग PYQs कर रहे हैं। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो आपका अगले महीने एग्ज़ाम होने की जो डेट है, जो कयास लगाई जा रही है, अगर ये डेट बढ़ती है और 2 महीने का समय हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग संविधान को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। जो संविधान की पुस्तक में लिखा हुआ है, सब लोग एक एक पुस्तक खरीद लीजिए और एक एक लाइन आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि एक एक लाइन संविधान की उसमें क्या लिखा हुआ है, और इस तरीके से पूरा संविधान आपको तैयार हो जाएगा। अगर समय मिलता है तो हम लोग संविधान एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे, जब तक नहीं है तब तक जो है उसी में से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का क्या करता है? उन्मूलन करता है, उसको हटाता है, या उसका समर्थन करता है, या उसका और विस्तार करता है, बढ़ाता है, या इनमें से कोई नहीं? ये आपका पूछा गया है UPSC सिविल सर्विस में 2020 में और UP पुलिस SI 2021 में। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है। तो जैसा हम सबको पता है, अनुच्छेद 17 किसी भी तरीके की छुआछूत को प्रतिबंधित करता है। चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए, एक तरीके से अनटचेबिलिटी है। आपने देखा होगा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन लोगों ने ये चीज़ बहुत ध्यान से देखी होगी, बहुत गौर से देखी होगी। ये उनके लिए दिन प्रतिदिन की बात है कि कुछ वर्गों को, कुछ उच्च वर्ग कोई चीज़ देनी होती है तो दूर से उनके हाथ पे फेंकते हैं, उनको टच नहीं करते हैं। ये चित्र उम्मीद है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा ही होगा अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस में। आपका अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई किस एक्ट की अंतर्गत की जाएगी? सिविल राइट्स एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 23 क्या निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए मानव तस्करी और बेगार, ऑप्शन बी बाल श्रम, ऑप्शन सी अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, ऑप्शन डी उपाधियां। आप लोग टिक करिए अपना अपना ऑप्शन। ये कहाँ पूछा गया है? UPSI 2018 में। चलिए देखते हैं, तो अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव की तस्करी, बेगार, बलात् श्रम, इन सारी चीज़ों को निषिद्ध करता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मुफ्त में काम नहीं ले सकता। अगर आप किसी व्यक्ति से काम लेंगे तो आपको उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। और इंसान के ऑर्गन्स, अच्छा एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है इसी 21 नवंबर को, पता नहीं आप 21 है या 22 नवंबर को, अभी आ रही है अगले हफ्ते, दिल्लही क्राइम 3, ये इसी पे बनी हुई है, सीज़न 3 है। वो मानव तस्करी, लड़कियां होती हैं उनकी तस्करी, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों पे बनी हुई मूवी है। तो अगर समय मिले तो आप लोग देखिएगा इसको, अभी आएगी। मानव तस्करी, अनुच्छेद 23। देखते हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, अंग्रेज क्या करते थे, आपने सुना होगा, बहुत फेमस केस है चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। क्या था? 3 कठिया पद्धति थी। इसमें क्या होता था कि इंसान के पास, आपके पास, मान लीजिए आपके पापा के पास जितनी भी खेती है, मान लीजिए कि आपके पापा के पास 10 बीघा खेती है, तो उस 10 बीघे का 3 भाग उनको नील उगानी ही पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो, उस 10 बीघे में 3 बीघे उनको नील ही उगानी पड़ेगी। उसको बोलते थे 3 कठिया पद्धति। या मान लीजिए 1 बीघा है तो उसका 3 बिस्वा आपको
नील उगाना ही पड़ेगा। भले उसमें आपको लाभ हो, उसमें हानि हो, फसल आपके यहाँ पैदा होती हो, सही से ना होती हो, लागत ज़्यादा लगती हो, कीमत कम निकलती हो, उससे मतलब नहीं है। वो आपसे ज़बरदस्ती वो काम करवाते थे और उसके साथ साथ अपना काम भी करवाते थे और आपको पैसे नहीं देते थे। उसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। काम करवाएंगे पर पैसे नहीं देंगे। आजकल भी आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति तो देखे होंगे, आपके सामने लठैत टाइप के होते हैं, आपसे काम करवाएंगे औने पौने दामों पर, 4 गालियाँ भी देंगे और पैसे भी समय से नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों का भारतीय संविधान उन्मूलन करता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। पर दिक्कत यही है कि एक आम आदमी कोर्ट कैसे जाएगा? जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, वो कोर्ट कहाँ से जाएगा? इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। चलिए कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये है आपका अनुच्छेद 23। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार मतलब इंसान की खरीद फरोख्त। जैसे आपने पूरा मुगल वो दिल्ली सल्तनत पढ़ा जिसमें गुलाम ही शासक होते थे, तो एक इंसान दूसरे इंसान को बेच देता था, तो क्या है? मानव का दुर्व्यापार, इंसान का व्यापार। उसको बेच के उसके अंग निकाल लिए गए, ऑर्गन इधर उधर कर दिए गए। बेगार मतलब काम करवाया पर पैसा नहीं दिया। बलात् श्रम, ज़बरदस्ती काम करवाया आपसे। काम करवाया, पैसा ना दिया, वो अलग बात है, पर आपका मन नहीं है फिर भी आपसे काम करवाया। बलात् श्रम, फोर्सफुली, वो अलग चीज़ है। इन सब का उन्मूलन करता है संविधान कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। पर ये 23(1) में बात कही गई। 23(2) क्या कहता है कि राज्य यानी भारत सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से कोर्ट नहीं रोक सकता। मतलब कि अगर देश को कोई ज़रूरत पड़ गई और देश कह रहा है कि आपको काम करना पड़ेगा, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अभी वॉर लाइक सिचुएशन आ गई थी, कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपनी मदद अपनी स्वेच्छा से काम किया। मान लीजिए कभी किसी देश से युद्ध हो जाए तो जो युवा हैं, 1962 अभी मूवी आ रही है 120 बहादुर शायद नाम है। इस मूवी में इंडिया और चाइना के बीच जो 1962 की लड़ाई हुई थी उसके बारे में दिखाया जाएगा। अभी दिखाया गया नहीं क्योंकि आने वाली है। तो 1962 के युद्ध के समय ऐसा हुआ था कि भारत में लड़ने वाले लोग ने, शायद आप लोगों ने सलमान खान की ट्यूबलाइट मूवी देखी हो, उस पर ये दृश्य आता है कि लड़ने वाले लोगों की कमी होती है तो आम लोगों को जो हष्ट पुष्ट होते हैं सरकार यूनिफॉर्म पहना के बंदूक देख के भेजती है बॉर्डर पर, जाइए लड़ाई करिए, इस समय देश को ज़रूरत है। तो ये भी तो एक तरीके का बलात् श्रम ही है। पर आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये सीधे सीधे संविधान में लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार आपसे ऐसे काम करवा सकती है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। और उसमें भी ये कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि किसी वर्ग के लोगों को आर्मी में भर लिया कि जाओ बॉर्डर पे लड़ो मरो, और किसी दूसरे धर्म के या जाति के लोगों को नहीं भर्ती किया, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। पर अगर इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर लिंग की बात नहीं की गई है। मतलब सरकार लिंग के मामले में भेदभाव कर सकती है। हो सकता है सरकार केवल पुरुषों को भर्ती करे कि जाओ बॉर्डर पे लड़ो जाके, महिलाओं को ना करे, तो आप इस पर कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं हमको तो बॉर्डर में भेज रहे हो और महिलाओं को क्यों नहीं, कहाँ गई तुम्हारी समानता। आप ऐसा नहीं कर सकते। केवल इसमें यह कहा गया है कि राज्य इन तीनों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बाकी के आधार पर कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए कारखानों में कार्य, ऑप्शन बी स्कूल जाना, ऑप्शन सी खेलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 24 के तहत इन 4 बातों में से कौन सी बात संविधान मना करता है? चलिए देखते हैं कौन सी बात संविधान मना करता है। ये लिखा हुआ है आपका अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। क्या कहता है अनुच्छेद 24? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में या खदान में नियोजित नहीं किया जा सकता, नौकरी नहीं दी जा सकती, या किसी अन्य परिसंकटमय परिस्थितियों में। परिसंकटमय परिस्थिति मतलब जैसे पटाखे की फैक्ट्री, अभी दीपावली थी, आपने देखा ही होगा, आपके आसपास कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तो पटाखे की फैक्ट्री एक परिसंकटमय नियोजन है, एक उद्यम है जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पर भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी नहीं दी जा सकती। अगर आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये इमेज बहुत कुछ कहती है। इस एक ही इमेज में 2 लोग हैं। एक तो वो बच्चा जो अपनी किस्मत से मजबूर है और मेहनत कर रहा है,
अपनी शाम की रोटी के लिए। उसी की छाया में आप लोग हैं। बैग लिए हुए बच्चा स्कूल जा रहा है, इसमें वाटर बॉटल भी पड़ी हुई है। पता नहीं आप लोगों ने ये कभी रियलाइज़ किया है कि नहीं अपने जीवन में कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जिनको कभी किताब छूने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं आप लोग, जो आपको ये अवसर मिला है, कितने लोग उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने जीवन पे। पर भारत में पढ़ पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो पढ़ पाना, खासकर महिलाओं के लिए, अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है, घर से बाहर जाके पढ़ने का मौका मिला है, तो ज़रा उसका थोड़ा सा सदुपयोग करिए और कुछ बन के दिखाइए, क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं। बच्चियों के मामले में तो बहुत कम रेशियो हो सकता है कि भारत में 20% बच्चियाँ ही बाहर जाके पढ़ पाती हूँ, बाकी 80 बच्चियाँ घर में ही रह जाती हैं, जिनको बस इसलिए ग्रेजुएट करा दिया जाता है ताकि कोई पूछे कि बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है, तो शादी में दिक्कत ना हो। तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर यानी कि टैक्स निषिद्ध करता है। आपके ऑप्शन है, ए सत्य बात है, बी असत्य बात है, सी आंशिक रूप से सत्य है, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका यूपीएसआई का है। आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के लिए, अनुच्छेद 27 वो अनुच्छेद है जो ये बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर आपसे ऑप्शन में कभी यही पूछ लिया जाए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 26, 27, 28, 29। तो अनुच्छेद 27 इसकी चर्चा करता है। क्या कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए जो जनता से टैक्स लिया जाता है, जो जीएसटी कलेक्शन आप सुनते हैं कि 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, 1.25 लाख करोड़ हो गया, ये जो टैक्स हमसे लिया जाता है, इस टैक्स का जो उपयोग होगा वो सरकार किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं करेगी। अगर करेगी तो सभी धर्मों के लिए करेगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, क्रिश्चियन, सबके लिए करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर इसका उपयोग किसी धर्म के उत्थान के लिए करेगी तो किसी विशेष धर्म, एक धर्म के लिए करेगी। इसीलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, जो कि फ्रांस है। तो अगर सरकार धर्मों पर पैसा खर्च करेगी तो सभी धर्मों पर करेगी। आपको याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वो है अनुच्छेद 27। ये देखिए, एक बच्ची है किसी चर्च के पादरी को डोनेशन दे रही है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि यानी उसके उत्थान के लिए करों का संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों संदाय, मतलब ये भी बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं मंदिर बन रहा है तो भी टैक्स दो। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसकी मर्जी है, वो डोनेशन देना चाहता है वो दे सकता है। और जो पैसा सरकार टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है उसको किसी एक धर्म के बढ़ावे के लिए, के उत्थान के लिए खर्च नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 28 राज्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को क्या करता है? ऑप्शन ए प्रतिबंधित करता है, ऑप्शन बी अनिवार्य करता है, लागू करता है, ऑप्शन सी स्वैच्छिक रखता है, जिसका जो मन हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना अपना उत्तर बताइए। राज्य क्या करता है? राज्य क्या करता है? जो शैक्षणिक संस्थान है, हमारे सरकारी संस्थान हैं जो, उन पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा कहता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि ऐसे शिक्षण संस्थान, ऐसे स्कूल जो पूर्ण रूप से राज्य की निधि में पोषित है, मतलब पूरी तरीके से सरकारी स्कूल, आपका प्राइमरी स्कूल, आपका जूनियर, आपका इंटर कॉलेज, जीआईसी, जीजीआईसी, ये सब क्या है? पूर्ण रूप से ही सरकार के द्वारा ही चलते हैं। तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 28 का 1। 28 का 2 क्या कहता है? कि ऐसे स्कूल जिनमें क्या है, एक ट्रस्ट के तहत बने हुए हैं, जैसे डीएवी, आपने डीएवी का नाम सुना होगा, दयानंद एंग्लो इंडियन विद्यालय। ये क्या होते हैं? एक ट्रस्ट के तहत बने हुए हैं। इनमें समाज से डोनेशन आता है, उस वर्ग के लोगों से डोनेशन आता है जो आर्य समाज के लोग होते हैं। तो ऐसे विद्यालय जो किसी ट्रस्ट के अंदर में आते हैं,
पर उनका संचालन कौन करता है? राज्य सरकार। वो बोर्ड उनका यूपी बोर्ड है, जो उसमें पढ़ाई होगी वो कौन सी होगी? आपका जो भी राज्य है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उस राज्य का सारा सिलेबस उस पर चलेगा। जैसे हमारे एक मित्र ने जिस विद्यालय से पढ़ाई की, उसके विद्यालय का नाम ही था दयानंद इंटर कॉलेज, और वो आर्य समाजियों द्वारा बनाया हुआ है, एक ट्रस्ट के तहत चलता है। तो ऐसे कॉलेज जो ट्रस्ट द्वारा बनाए हुए हैं पर एफिलिएटेड हैं गवर्नमेंट से, उनमें क्या होता है कि आप थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, पर आपका सिलेबस सेम वही है जो गवर्नमेंट कॉलेज का है, पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? वो राज्य सरकार देखती है। तो जैसे मदरसे हो गए, मदरसों में थोड़ी बहुत तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अगर कोई मदरसा ऐसा है जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, प्रशासन उसका गवर्नमेंट देखता है, तो उसकी शिक्षा जो है, तो उसकी शिक्षा में थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा रहेगी। आप खालसा कॉलेज देखिए, जो सिख धर्म के लोग बनाते हैं, ट्रस्ट के तहत होते हैं, तो उनमें भी थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 28(3) क्या कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त पाने वाली शिक्षा संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जैसे कि हम लोग बचपन में जिस स्कूल में पढ़े, वो क्या था, किसी एक व्यक्ति ने बनाया, अपने पैसे से बनाया, पर वो क्या करते थे कि थोड़ा बहुत सरकार से डोनेशन भी लेते रहते थे, कि विधायक निधि से पैसा आ गया, सांसद निधि से पैसा आ गया, तो एक नई बिल्डिंग बन गई, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने बनाया तो अपनी पूंजी से, पर सरकार की सहायता बीच बीच में लेते रहते हैं। ऐसी संस्थानों में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कुछ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, या मान लीजिए कोई उपासना की जा रही है, सरस्वती वंदना की जा रही है, तो किसी भी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। मान लीजिए आप, हम सब का स्कूल है, हम लोगों ने या कुंदेन तुषारहार धबला तो पढ़ाई है, बचपन से खूब गाया है। तो अगर कोई मान लीजिए मुस्लिम बच्चा है और वो चाहता है कि वो सरस्वती वंदना ना गाए, तो इसके लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। अगर वो गाना चाहता है, अवयस्क है, अभी वो बालक है, तो उस बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि वो सरस्वती वंदना करे, तो इसके लिए आप उससे संरक्षक माता पिता से सहमति ले लें कि हाँ, हमारे यहाँ सरस्वती वंदना होती है, आपका बच्चा ज्वाइन कर सकता है। अगर माता पिता बोले कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो बच्चा सरस्वती वंदना कर सकता है। पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का या जो भी संरक्षक है, जो भी ओनर है, वो बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं, ये बच्चा अगर सरस्वती वंदना नहीं गाएगा तो इसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं कर सकते हैं यदि आप सरकार से डोनेशन लेते हैं तो। ये हो गई आपकी सरस्वती वंदना, हम लोगों ने खूब गाई है बचपन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करता है। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात असत्य है? क्या ये बात केवल भाषा के आधार पर सही है? कि क्या ये बात केवल संस्कृति के आधार पर सही है? क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा आप लोग। ये आपका दिल्ली पुलिस एसआई 2018 क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 आपका आ गया, भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक, आपको याद रखना है कि 29 नागरिकों के लिए है, ये बात आपको याद रखनी है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं आपके 12 से लेकर 35 तक, वो सब के सब विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो इस पर क्या कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष संस्कृति है, उसे बनाए रखने का उनको पूरा पूरा अधिकार होगा, वो भारत के किसी भी भाग में हो। जैसे मान लीजिए कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और उसको शहर मिल गया प्रयागराज, अपनी फैमिली के साथ वो प्रयागराज आ गया, मान लीजिए एसएससी की नौकरी कर रहा है, एजी ऑफिस में उसकी नौकरी लग गई। तो अब जब उसके बच्चे पैदा होंगे, या वो जो व्यक्ति खुद है, उसकी अपनी एक भाषा है, तमिल उसकी भाषा है, उसकी अपनी लिपि है, उसका अपना लुंगी वाला कल्चर है, तो उसको अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपनी लिपि बनाए रखने का पूरा अधिकार है भारत के किसी भी क्षेत्र में। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि केवल भाषा को बचाने का अधिकार है, केवल संस्कृति को नहीं, भाषा, लिपि, संस्कृति तीनों को बचाने का अधिकार है, तीनों के संरक्षण का अधिकार है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 30
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? इसका देखिए एक ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए क्या कहता है? ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी क्या कहता है? ये बात बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन सी क्या कहता है? केवल धार्मिक शिक्षा की बात कही गई है। मान लीजिए ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है। ये देखिए अनुच्छेद 30, अब हमारा संविधान दो प्रकार के अल्पसंख्यक मानता है। पहला धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, दूसरा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। इंडिया में माइनॉरिटी दो प्रकार की हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? केवल धर्म के आधार पर माइनॉरिटी? गलत, क्योंकि धर्म के साथ साथ भाषा के आधार पर भी माइनॉरिटी है। तमिलनाडु का व्यक्ति प्रयागराज में भाषा के आधार पर माइनॉरिटी में आएगा। एक हिंदू व्यक्ति जम्मू कश्मीर में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक में आएगा। एक कश्मीरी व्यक्ति धर्म के नाम पर भी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक में आएगा और भाषा के नाम पर भी आएगा, क्योंकि उसकी अपनी भाषा कश्मीरी है और हमारी भाषा हिंदी है। तो भारत सरकार, भारत राज्य दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की चर्चा करता है संविधान में, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल ठीक। इन्हीं के तहत आपके मदरसे बनते हैं, इन्हीं के तहत आपके खालसा कॉलेज बनते हैं, इन्हीं के तहत आपके डीएवी कॉलेज बनते हैं, इन्हीं के तहत आपके सेंट स्टीफेंस, सेंट थॉमस, सेंट जॉर्ज, ये सारे कॉलेज बनते हैं। सब क्या है? अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान बनाने के अधिकार, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा गया। ऑप्शन ए क्या ये बात सत्य है? ऑप्शन बी क्या ये बात असत्य है? ऑप्शन सी क्या आंशिक रूप से सत्य है? या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कही थी? हम लोगों ने संविधान का जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उस पर देखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की आत्मा कहा था। तो बात बिल्कुल सत्य है। ये रहा आपका। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल में कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको खत्म नहीं किया जा सकता? अगर आप थोड़ा भी सेंस लगाएंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, माने किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्राण छीनना चाहें, किसी भी व्यक्ति की अगर जान लेना चाहे सरकार, तो कैसे ले सकती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यदि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जिसके तहत कानून का उल्लंघन होता है, अराजकता फैलती है या कुछ विशेष समस्या उत्पन्न होती है, तो राज्य उसके प्राण छीन सकता है। पर क्या आपातकाल लग जाने से उस व्यक्ति के प्राण छीने जा सकते हैं? तो नहीं, किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं छीने जा सकते। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो। बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप मंदिर गए, आपने चप्पल उतार दिया और अंदर चले गए पूजा करने। बाहर आके आपने देखा कि आपके चप्पल नहीं मिल रहे, आपने इधर उधर देखा, आपको पता चला कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है आपके चप्पल पहने हुए। अब आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराएंगे, पर उसके खिलाफ कंप्लेन तभी दर्ज होगी जब कानून में ऐसा कुछ प्रावधान होगा कि चप्पल चुराने पर यह दंड दिया जाएगा। अगर कोई दंड नहीं देने का प्रावधान है, अगर किसी दंड का प्रावधान कानून में नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लें, उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। तो किसी भी व्यक्ति को बेवजह दंडित नहीं किया जा सकता, जेल में नहीं रखा जा सकता, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। तो आपको याद रखना है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 खत्म नहीं होते। ये रहा आपका अनुच्छेद 359, इसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 के जो दूसरे अनुच्छेद हैं 19, 22, 23, 24, वो राष्ट्रपति बताएगा कि कौन कौन से निलंबित होंगे। सारे तो होंगे नहीं, वो राष्ट्रपति अपना जो ऑर्डिनेंस निकालेगा उसमें बताएगा कि किन किन
अनुच्छेदों को निलंबित किया जा रहा है और किस अवधि के लिए किया जा रहा है, कितने समय के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, ये कब हटाया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। आप में से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनको इनके ईयर भी याद हैं? 42वां 1976, 44वां 1978, 86वां 2002 और 73वां 1992-93, क्योंकि 92 में पास हुआ, 93 में लागू हुआ। 24 अप्रैल डेट है, हम लोगों ने पढ़ा है पंचायती राज दिवस। ये रहा आपका संपत्ति का अधिकार। तो अब मूल अधिकार नहीं है, कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब कहाँ है? अनुच्छेद 30 का काम है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम सबके बैंक में अकाउंट है, हम सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है बैंक अकाउंट में, और किसी दिन सरकार का मूड आए और आपका पैसा छीन ले। आपके पिता के पास जो घर है, जो संपत्ति है, जो खेत हैं, किसी दिन सरकार का मूड आए, 500 के नोट जैसे बंद कर दिए, सरकार बोल दे कि अब से जो जो संपत्ति है आप सबकी वो सरकार की हुई। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करना है तो विधि के प्राधिकार, आपको ऐसा कुछ कानून होना चाहिए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति छीनने के लिए। बेवजह सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीन सकती, उसको उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आपके पास प्रॉपर कानून होना चाहिए। और ये अनुच्छेद कहाँ पे था? 19 का एफ, 19 के एफ से चल के आ गया है 300 का। और किस संविधान संशोधन लाया गया, के द्वारा लाया गया? संविधान संशोधन 44वां 1978। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? राइट टू प्राइवेसी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो हम सब लोग जानते ही हैं के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014, निजता का अधिकार, आधार वाला मामला था। उसी केस में ये निर्णय आया कि इंसान की जो गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, अनुच्छेद 21 के तहत उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ये आपका लैंडमार्क जजमेंट है, 9 जजेस की बेंच थी। खेर साहब चीफ थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी हैं। और इसी केस में बताया गया कि निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब हमारी यहाँ से रिटें चालू हो जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या करती है? ऑप्शन ए अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाती है, ऑप्शन बी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है, ऑप्शन सी रिकॉर्ड लाने का आदेश देती है, ऑप्शन डी पद वैधता की जांच करती है। तो जो कल मूवी हमने आपको रिकमेंड की थी जय भीम, जिन जिन लोगों ने उस मूवी को देखा होगा उनको तो इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि उस मूवी में हैबिस कॉर्पस रिट फाइल की जाती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बताती है? टू प्रेजेंट द बॉडी, मतलब जो भी अवैध हिरासत में व्यक्ति को रखा गया है उसको तुरंत रिलीज करो, कोर्ट के सामने पेश करो। एक बहुत फेमस कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी पिछली बार जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो हमारे यहाँ विधायक जी हैं, उनका मन हुआ कि चलो हम विधायक तो हैं ही, पत्नी को अपनी ब्लॉक प्रमुख बना देते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया। चुनाव हुए। अब ब्लॉक प्रमुख व्यक्ति कैसे बनता है कि उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी बीडीसी मेंबर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स जितने भी हैं, उनका बहुमत जिसके पास होगा वही व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख बनेगा। मान लीजिए किसी ब्लॉक में 20 बीडीसी मेंबर्स हैं, तो 20 में से 11 जिसके पक्ष में वोट डाल देंगे वो ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। तो विधायक जी ने क्या किया कि हमारे गाँव के जो बीडीसी मेंबर थे, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को उनके घर से उठवा के अपने एक गेस्ट हाउस में रख दिया सारे, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की खरीद फरोख्त में इधर से उधर गायब हो जाएं। और जब तक वोटिंग हो नहीं गई उनको 1 महीने 20-25 दिन वहीं रखा गया। उनकी पत्नी, घर वाले, माता पिता परेशान कि कहाँ चले गए, हालांकि उनको जानकारी थी कि कहाँ हैं। तो अगर कभी ऐसा होता कि उनकी पत्नी को ख्याल आता कि मेरे पति कहीं गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो वो क्या कर सकती हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं कि मेरे पति मिल नहीं रहे, कहीं गुम हो गए हैं, हुजूर पता लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत क्या जारी करेगा?
हैबियस कॉर्पस रिट कि जहाँ भी इसका आपत्ति है तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। किसी व्यक्ति ने, किसी विधायक ने या किसी भी व्यक्ति ने, किसी बाहुबली ने, किसी उद्योगपति ने अगर उसको कहीं कैद करके रखा हुआ है तुरंत वहाँ से रिलीज़ करवाओ और कोर्ट के सामने पेश करो। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो आपको याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कौन जारी करता है? कोर्ट। कोर्ट में बार बार शब्द आएगा हायर कोर्ट, समझ रहे हैं आप? हायर कोर्ट क्यों आएगा? क्योंकि हायर कोर्ट में 2 कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और दोनों के पास रिट जारी करने की शक्ति है। 32 के तहत ये और 226 के तहत ये। तो आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे तो हाई कोर्ट जाइए, जहां मन वहां जाइए। तो ऐसी स्थिति में जारी कौन करेगा? हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और किसके खिलाफ करेगा? किसी के खिलाफ भी, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई निजी व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, किसी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। जारी कौन करेगा? हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका है, उसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परमादेश रिट कब जारी होती है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए। ऑप्शन बी, कार्यवाही को रोकने के लिए। ऑप्शन सी, हिरासत मुक्ति के लिए। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड लाने के लिए। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा इसका। एक स्टोरी आपको बताते हैं, फिर आपको पता अपने आप चल जाएगा कि परमादेश रिट कब जारी होती है और कौन जारी करता है, किसके खिलाफ जारी करता है। एक बार क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में, शायद अरुणाचल प्रदेश का, हाँ कई साल पुरानी बात है, सही से याद नहीं आ रहा, अरुणाचल प्रदेश शायद था, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट था, उसमें एक बच्चे ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, सिविल सेवा का। और आपको शायद बहुत आज के ज़माने के लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी, आज से 10 साल पहले लोगों को बात पता थी कि आप जो फॉर्म डालते हैं, यहाँ तक कि आपका जो यूपीएससी का फॉर्म है, इस फॉर्म को भी शायद ऐसा होगा कि आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। पर लोग ऑनलाइन ही क्यों भरते हैं? क्योंकि ऑनलाइन आपको पता होता है कि सबमिट हो गया, आपके मोबाइल में मैसेज आ गया, आपकी जीमेल में मैसेज आ गया, तो आपको भरोसा हो गया कि नहीं, हाँ मेरा फॉर्म भर गया, भरने का मैसेज आ गया कि आपका सबमिट हो गया। पर अगर ऑफलाइन आप भेज रहे हैं तो आप उसको प्रिंट निकलवाएंगे, फिर उसके बाद स्टाम्प चिपका के पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करेंगे, और अंततः आपको पता नहीं होगा कि आपका फॉर्म लखनऊ दफ्तर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यूपी पीआरबी के दफ्तर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो असमंजस की स्थिति होती है, इसलिए लोग ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरते, ऑनलाइन भरते हैं। पर भर दोनों तरीके से सकते हैं, चाहे ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन भरें। तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट की सुविधा नहीं रही होगी उस समय, तो एक बच्चे ने ऑफलाइन फॉर्म भरा और उसने स्पीड पोस्ट वहाँ से किया। भारत सरकार का ये दावा है कि स्पीड पोस्ट शायद ऐसा ही कुछ है कि 8 दिन के अंतर्गत पूरे भारत में एक जगह से दूसरे जगह तक स्पीड पोस्ट पहुँचा देता है। मान लीजिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 20 नवंबर, उस बच्चे ने फॉर्म भरा 10 नवंबर को, और जिस दिन आप भरते हैं फॉर्म उस दिन मुहर लग के आपको एक रिसीट मिलती है और आप वहाँ जमा कर देते हैं। तो जब दावा हो रहा है कि 8 दिन के अंदर पूरे भारत में कहीं भी आपका पार्सल पहुंचा दिया जाएगा, और उस बच्चे का पार्सल पहुंचा लास्ट डेट के बाद, तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। जब उसका एडमिट कार्ड नहीं आया तो उसने पता लगाया कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, आरटीआई लगाई, तो उसको पता चला कि उसका फॉर्म बहुत लेट पहुंचा था, इसलिए रिजेक्ट हो गया, लास्ट डेट के बाद पहुंचा। उसने फिर केस लड़ा, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस बच्चे को एग्ज़ाम देने का अवसर दिया जाए, क्योंकि इसमें इसकी गलती नहीं, इसमें गलती स्टेट मशीनरी की है कि वो उसका फॉर्म तय समय पर नहीं पहुंचा पाया जो कि वो वादा करता है। तो यूपीएससी ने उस बच्चे को फिर एग्ज़ाम दिलाया। तो ये क्या है, परमादेश जारी कौन करता है? कोर्ट, हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेंगे। किसके खिलाफ जारी करेंगे? किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य पालन के लिए। यूपीएससी क्या है? सरकारी संस्था है। हम लोगों ने बात किया था अभी अनुच्छेद 12, राज्य क्या है, तो क्या यूपीएससी राज्य है? क्या यूपीपीआरबी राज्य है? तो हाँ बिल्कुल राज्य है, सार्वजनिक निकाय है, सरकारी निकाय है। जारी कौन करेगा? हायर कोर्ट। हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किसके खिलाफ करेगा? किसी भी सार्वजनिक निकाय के खिलाफ, किसी पुलिस स्टेशन के खिलाफ, किसी एसएससी ऑफिस के खिलाफ, किसी यूपी क्या नाम है, यूपी एसआरटीसी के खिलाफ, मतलब कोई भी सरकारी निकाय, किसी डीएम ऑफिस के खिलाफ, किसी भी सार्वजनिक निकाय के खिलाफ, सरकारी निकाय के खिलाफ जारी कर सकती है रिट। आपको याद रखना है, सरकारी निकाय के खिलाफ, किसी प्राइवेट निकाय के खिलाफ नहीं जारी कर सकती। अंबानी जी के खिलाफ जारी नहीं कर सकती, अडानी जी के खिलाफ जारी नहीं कर सकती, किसी भी सार्वजनिक सरकारी निकाय के खिलाफ जारी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिषेध रिट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से रोकना। ऑप्शन बी, हिरासत से मुक्ति। ऑप्शन सी, कर्तव्य आदेश। ऑप्शन डी, पद जांच। आप लोग टिक कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या है।
तो प्रतिषेध क्या होता है, सबसे पहले तो कौन जारी करेगा, तो 5 की 5 रिटें कौन जारी करेगा, हायर कोर्ट। हायर कोर्ट में कौन कौन आएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, दोनों रिटें जारी कर सकते हैं। तो जारी कौन करेगा, हायर कोर्ट। किसके खिलाफ करेगा, निचली अदालतों के खिलाफ, मतलब लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में कौन कौन आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट आ जाएगा, सत्र न्यायालय, आपकी लोकल कचहरी हो जाएगी, इन सब के खिलाफ जारी करेंगे। हायर कोर्ट जारी करेगा लोअर कोर्ट के खिलाफ। इस रिट में होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो किसी कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है, पर उसने फिर भी उस केस की सुनवाई कर ली जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हायर कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी करती है। प्रतिषेध मतलब रोकना, ऐसा करने से रोकना कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक शायद अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो एक अभी बहुत फेमस केस हुआ था कुछ साल पहले ही कि एनजीटी का नाम आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने दिल्ली में जो वायु प्रदूषण, हम सब जानते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत होता है, दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ किसी ने याचिका दायर की एनजीटी में, तो एनजीटी ने उसकी सुनवाई की। शायद पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, पर हाँ केस कुछ ऐसा ही था कि एनजीटी को उस केस को सुनवाई करने का अधिकार नहीं था, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। तो तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, आपके पास ये अधिकार नहीं है, आप इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जब हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को कोई काम करने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इस रिट को क्या बोलते हैं, प्रतिषेध। आपको याद रखना है ये बात। जैसे आपका कोई सामान्य जिला है, ऐसा जिला जिसमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, तो उसमें धारा 144 कौन लगाता है, डीएम लगाता है। तो धारा 144 लगाने का अधिकार सामान्य जिले में किसके पास है, डीएम के पास। जैसे मान लीजिए आपका बाराबंकी जिला है, बाराबंकी जिले के डीएम के पास अधिकार है कि वो धारा 144 लगाए। पर आप मान लीजिए कि एसपी साहब ने धारा 144 की घोषणा कर दी जो कि इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो कौन लगा सकता है, डीएम। तो अब अगर इनको कोई व्यक्ति रोके, कोई ऊपर का अधिकारी ऑफिसर रोके कि नहीं आपने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो डीएम के अंडर में आता है, कुछ ऐसा ही। जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोके, न्यायालय, उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय तो नहीं कहा जाएगा, उसको लोअर ही कोर्ट बोलिए क्योंकि हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोके कुछ ऐसा काम करने के लिए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसको बोलते हैं प्रतिषेध। अगला है आपका, प्रतिषेध को ही निषेध भी बोल देते हैं। अगला है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में कोई अंतर नहीं है, सेम है, एग्जैक्ट एक लाइन का अंतर है। जारी कौन करेगा, हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और किसके खिलाफ करेगा, लोअर कोर्ट के खिलाफ। किस वजह से करेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सुनवाई कर ली है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती नहीं है। दोनों में सेम बातें हैं, पर एक चीज़ जो दोनों को अलग करती है वो ये है कि प्रतिषेध में क्या होता है, हायर कोर्ट तब इस पे रोक लगाता है जब लोअर कोर्ट ने उस पर फैसला भी सुना दिया है। मान लीजिए कोई फैसला है जो दीवानी न्यायालय को जो आपका सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट को मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सिविल कोर्ट किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दे, तो ये उसने फैसला दे दिया, अब जब इस फैसले को रोकना है तो कौन सा रिट जारी करेगा, हायर कोर्ट, प्रतिषेध। पर मान लीजिए उसने अभी फैसला नहीं सुनाया, अभी केवल फैसला चल रहा है, कोर्ट में फैसला चल रहा है, तब उस चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सा रिट जारी करेंगे, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। दोनों में एक ही बात का अंतर है कि एक लोअर कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद जारी की जाती है, एक फैसला जब चल ही रहा होता है कोर्ट में उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए जारी किया जाता है कि मतलब आपको अधिकार नहीं है, आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत है। तो प्रतिषेध कब जारी होगी, जब लोअर कोर्ट ने किसी ऐसे मुद्दे पर फैसला सुना दिया है जिस पर उसे फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। और उत्प्रेषण कब जारी होगी, लोअर कोर्ट किसी ऐसे मुद्दे की सुनवाई कर रहा है जिसको सुनवाई करने का अधिकार उसको नहीं है, पर अभी उसने फैसला जारी नहीं किया,
अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। तो इस कार्रवाई को रोकने के लिए जारी की जाएगी रिट, उसका नाम है उत्प्रेषण। अगला आपका क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा रिट कब जारी की जाती है? ऑप्शन ए, पद धारण की वैधता जांच करने के लिए। ऑप्शन बी, हिरासत मुक्ति। ऑप्शन सी, कार्रवाई को रोकने के लिए। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड में लाना। अच्छा, पिछले का आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा, निचली अदालत के रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय में लाना। मतलब आपके पास अधिकार नहीं है, आप इस फैसले की सुनवाई नहीं कर सकते, इसको हमारे पास भेजिए। ये हायर कोर्ट बोलेगा लोअर कोर्ट से। और लोअर कोर्ट आपको पता ही कौन कौन से होते हैं। लोअर कोर्ट में क्या आएगा आपका, सेशन कोर्ट आएगा, सत्र न्यायालय, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, जिला न्यायालय, आपका दीवानी न्यायालय आएगा, सिविल कोर्ट आएगा आपका। ये सारे लोअर कोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि अभी एक बहुत फेमस केस हुआ था, शायद कुछ साल पहले की बात है, कि एक व्यक्ति, उनका नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, उन्होंने क्या किया था, सीवीसी की पोस्ट पर वो आके बैठ गए थे। उसके काम को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। सीवीसी मतलब अभी संविधान में आप लोग देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक पोस्ट होती है लोकपाल की तरीके। तो एक व्यक्ति जिन्होंने इस पोस्ट पे कब्जा कर लिया था, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ रिट जाहिर की, को वारंटो, अधिकार परीक्षा की। किस अधिकार से आप इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपके पास इसकी योग्यता है? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कि किसी ज़िले का डीएम है, उसकी तबीयत खराब है, वो छुट्टी पे चला गया या कुछ कर रहा है, अपने घर में अस्वस्थ पड़ा हुआ है, और उसी ज़िले में कई सारे एसडीएम होंगे, जितनी तहसीली होंगी उतने एसडीएम होंगे। ज़िले में कुछ ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, अब डीएम साहब अस्वस्थ हैं, तो एसडीएम साहब ने जाके वो पोस्ट संभाल ली, बिना किसी को बताए हुए, बिना सरकार के आदेश के कि हाँ हम आपको प्रमोट करते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप डीएम का पोस्ट संभालिए, जाके इन्होंने अपने मन से डीएम का कार्यभार संभाल लिया। तो ऐसे काम को रोकने के लिए हायर कोर्ट रिट जारी करता है कि किस अधिकार से आपने उस पद को धारण कर लिया जो आपके अंडर में नहीं आता है, किस अधिकार पे आप उस पोस्ट पे जाके बैठ गए जबकि आप उसके योग्य नहीं हैं। ये होती है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आपने ऐसा किया। पद की वैधता की जांच करने के लिए ये कोर्ट जारी करता है। और किसके पद की? किसी सरकारी पद की। आपके पिता के पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आपकी पिता की तबीयत अस्वस्थ हुई, आप सीधे जाके एमडी बन गए, तब कोर्ट जारी नहीं करेगा रिट के किस अधिकार से आपके पिता की तबीयत अस्वस्थ है, आप एमडी बन गए अपनी कंपनी के, वो आपका प्राइवेट मैटर है। कोर्ट जारी करेगा किसी सरकारी पद को जो आप अवैध तरीके से कब्जा करते हैं तब। अगला क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून को क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी वैध, ऑप्शन सी संशोधनीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था अनुच्छेद 13 के 3 पार्ट थे, 13(1), 13(2), 13(3). 13(1) में क्या कहा गया था? भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में क्या बोला गया था कि कोई ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के पहले का है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो रद्द माना जाएगा। 13(2) क्या बोलता है? दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश क्या बोलता है कि कोई ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के बाद बनाया गया है, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो वो भी क्या रद्द माना जाएगा। और 13(3) में क्या है? कानून की परिभाषा की, विधि क्या है, कानून क्या है, व्हाट इज लॉ। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून को क्या करता है? शून्य घोषित करता है। ये देखिए आप, अनुच्छेद 13(1) क्या बोलता है? संविधान के लागू होने के पहले के कानून अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। 13(2) क्या बोलता है? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, मतलब जब भारत सरकार बन गई, उससे पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब हमारी सरकार बन गई तो ऐसी कोई कानून हम नहीं बनाएंगे जो क्या करे, जो संविधान में दिए गए हैं प्रदत्त अधिकार जो हैं मूल अधिकार, अगर उनको छीनता है या कम करता है तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अनुसार कहाँ तक शून्य होगा? उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो उल्लंघन करता है। और 13(3) में क्या कहा गया है कि कानून की परिभाषा दी गई है कि कानून है क्या। अगला क्वेश्चन, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया मूल अधिकार में? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन,
ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। और ये कहाँ पूछा गया है? दिल्ली पुलिस 2023, अभी पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले से पिछले। तो आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। 21 से कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। चलिए देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 3 पार्टों में संशोधन किया गया। पार्ट 3 में भी किया गया, पार्ट 4 में भी किया गया, पार्ट 4 का ए में भी किया गया। यानी मूल अधिकार में भी संशोधन, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में भी संशोधन और मौलिक कर्तव्य में भी संशोधन। तीनों में संशोधन किया गया। तीनों में क्या लिखा गया? चलिए नीचे देखते हैं। अभी देखिए 21 का क्या मतलब है कि अनुच्छेद 21 था, का जोड़ा गया, इसका मतलब बाद में घटना हुई है। तो इसमें क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको राज्य क्या उपलब्ध कराएगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। कौन देगा? राज्य, यानी कि सरकार। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। अब ये आपका मूल कर्तव्य है। 51 का टा क्या कहता है कि माता पिता जो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको क्या करेंगे? स्कूल जाने का अवसर प्रदान करेंगे। सरकार फ्री में शिक्षा उपलब्ध करा रही है, तो ये माता पिता की क्या है? कर्तव्य है उनका। इसलिए इसको कहाँ जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों में। यही सबसे लास्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य, कि ये उनका उत्तरदायित्व तो है। माता पिता या संरक्षक, जिस बच्चे के माता पिता नहीं है तो संरक्षक तो कोई होगा, चाचा चाची, दादा दादी, बड़ा भाई। ये उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षा का अवसर पाने का मौका दें। ये भी उसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और ये कहाँ पे था? ये बेसिकली शिक्षा का अधिकार कहाँ लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था 45वें में। यहाँ से उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसमें जब ट्रांसफ़र किया गया तो ये खाली हो गया। इस पर क्या लिख दिया गया? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल की जाएगी। अभी जो नई आपकी NEP आई है, NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पर यही बात की गई है कि हम बच्चों को कुछ इस कैटेगरी में डिवाइड करें कि 0 से 3, 3 से 6, इस तरीके से बच्चों का देखभाल करें। अब 6 वर्ष, फिर 6 से 14 तो हमारे पास है ही, पहले से है। तो अब सरकार का फोकस ये है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, DPSP और मौलिक अधिकार में एक अंतर है। मौलिक अधिकार ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के पास क्षमता है कि वो लागू करवा सके। DPSP क्या है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, कि ये भविष्य में लागू होंगे, पर अभी सरकार के पास इतना धन, इतनी फैसिलिटी, इतनी मशीनरी नहीं है कि इन चीज़ों को लागू करवा सके। वो DPSP में है क्योंकि उनको आप कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। सरकार के पास अभी इतना संसाधन नहीं है कि उनको लागू कर पाए। तो सरकार समय समय पर इनको उठा के, जब क्षमता सरकार की हो जाती है, वो मूल अधिकारों में छोड़ देती है कि चलो हाँ, हमारे पास पैसा आ गया है, अब हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे जो 6 से 8 तक का। हो सकता है कल को सरकार के पास और पैसा आ जाए तो सरकार 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी फैसिलिटी प्रदान करें कि चलिए जो बच्चा पैदा हुआ जन्म से लेकर 6 वर्ष तक हर महीने हम उसको 5,000 रुपये प्रदान करेंगे उसकी माता को, उसकी देखभाल के लिए। हो सकता है सरकार के बाद जब संसाधन आ जाए तो कुछ ऐसी व्यवस्था आ जाए। और 45 से बढ़ के हो सकता है 21 का खा हो जाए। जैसे हमारे पास अभी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अभी सरकार कहती है कि वो समय नहीं आया, जब आएगा तो इसको भी हम लागू कर देंगे। तो जो चीज़ें अभी नहीं लागू हैं वो DPSP में है क्योंकि सरकार के पास इतना अभी संसाधन नहीं है। और जो चीज़ें मूल अधिकार में हैं वो मूल अधिकार में इसीलिए हैं क्योंकि सरकार के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उनको लागू करवा सके, अन्यथा वो DPSP में होते। समय लंबा हो रहा है, चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।